हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के एग्जामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एडुटेरिया के वॉल्यूम 3 वाली बुक से लिए गए हैं। तो ये मैं प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 इसका नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है और उसके साथ साथ PDF भी, इसका भी लिंक दिया गया है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में इसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सूची 1 में भौतिक राशियाँ दी गई हैं और सूची 2 में मात्रक दिए गए हैं। तो ए में है त्वरण, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बी में है बल, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। सी में है कार्य, तो इसका हो जाएगा जूल। और डी में है आवेग, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। इसका आपको कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व के कारण। और एक चीज़ आप इसके बारे में जान लीजिए कि जड़त्व जो है वह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि आपका द्रव्यमान जो होता है, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। आप उसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है कितना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक प्रत्यवस्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टर्ज। जो क्वार्टर्ज जो है फ्रेंड्स, वो सर्वाधिक प्रत्यवस्था वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो ए में कह रहे हैं 45 dB। तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए, जो 45 dB से जो अधिक की तीव्रता वाली ध्वनि होती है वो मानव के लिए उपयुक्त होती है। बी में कह रहे हैं 60 dB, तो ये भी कुछ हद तक सही है। सी में कह रहे हैं कि 75 dB। तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि 75 dB से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी की भी बात कर लेते हैं। इसमें करें कि 80 dB। तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि 80 dB से अगर आपकी ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है तो उसे हम ध्वनि शोर कहते हैं, यानी कि नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 75 dB से अधिक वाली ध्वनि को मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे गाइस आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर बन जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करती है। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स गलत लिखा गया है। इसका राइट आंसर ये होगा कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करती है। वही चीज़ इसमें नहीं लगा दिया है, तो इसकी वजह से ये जो कथन है आपका वह गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एरोजोल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल में तेल। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सूची 1 में आविष्कार दिए गए हैं और सूची 2 में
आविष्कारक। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो जो ए में दिया है न्यूट्रॉन, तो इसके आविष्कारक कौन है? तो इनका हो जाएगा जेम्स चैडविक। बी में है इलेक्ट्रॉन, तो इनका हो जाएगा जे थॉमसन। और जो सी में है प्रोटॉन, तो इनका हो जाएगा ई गोल्डस्टीन। और जो डी में है परमाणु नाभिक, तो इनका हो जाएगा ई रदरफोर्ड। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। और एक बात आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि कोर जो होता है तो कोर इलेक्ट्रॉन संख्या किसे कहते हैं? तो आप जान लीजिए कि किसी तत्व की परमाणु की आंतरिक कक्षाओं यानी कि इनर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल से समझें कि आपका सोडियम का होता है 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होगा कि जो सोडियम जो होता है Na, तो पहले सेल में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद वाले में 8 होते हैं। कितने? तो 8 है। तो वही आपका कह रहा है कि जो सबसे इनर सेल आपका कौन सा हुआ? ये पहला वाला सेल। तो इनर सेल में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन संख्या हो सकती है, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, इसमें आप मिस्टेक मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 तथा 7। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल यानी कि हाइड्रा एसिड के उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl। और एक चीज़ आप फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रा अम्ल यानी कि हाइड्रा एसिड, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछें तो देखिए इसको पहचानते कैसे हैं। तो देखिए आप बस एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो अगर इनको ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा तो H2SO4, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा दी गई है, इसमें भी ऑक्सीजन है और इसमें भी ऑक्सीजन है। यानी कि जिन रासायनिक सूत्रों में ऑक्सीजन रहेगा तो समझ लीजिए कि वो आपका हाइड्रा अम्ल नहीं है। अगर बात करो ऑप्शन सी की, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र है क्या? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा Pb3O4। अगला प्रश्न देखते हैं। बॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श गैस नियम कहलाता है। यह नियम फ्रेंड्स गैसों के आयतन तथा उसके ताप, दाब एवं मात्रा के मध्य संबंध प्रदर्शित करने के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बीजपत्री पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से हैं कौन? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्याज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो ए में दिया है सीप, बी में दिया है घोंघा, सी में ऑक्टोपस और डी में केंचुआ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, बी और सी तीनों आपके मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है?
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, और वो भी कितनी, तो आप नोट कर लीजिएगा 65.70%। अगर बात करें डीएनए की तो इसकी बहुत कम मात्रा होती है। अगर बात करें आरएनए की तो इसका भी नोट कर लीजिएगा 0.5%। अगर बात करें फॉस्फोलिपिड की तो इसका भी नोट कर लीजिएगा 25%। कितना, तो 25%। सबसे अधिक किसकी होती है, तो प्रोटीन की। कितना, तो 65.70%। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन आपका कह रहा है कि यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, तो ये कथन आपका सही कह रहा है। दूसरा है कि यह रंगहीन होता है, तो ये भी सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि इनमें रक्त कणिकाएं होती है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे गलत कह रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि इसके जगह पर होगा क्या, तो अब जान लीजिए कि इनमें रक्त कणिकाएं नहीं होती है। ये यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि इनमें रक्त कणिकाएं होती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7। और वो सदस्य कौन कौन थे, तो आप याद रखिएगा। पहला में है कि एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद है के एम मुंशी, फिर है मोहम्मद सादुल्ला, फिर है बी एल मित्र, और अंतिम में है डीपी खेतान। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख का न्यायालय किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 215 में, तो इसमें फ्रेंड्स उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 124 में, तो इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 214 में, तो इनमें फ्रेंड्स राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उद्देश्य नहीं फ्रेंड्स उल्लेख किया गया है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूची 2 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि भाग 15 में, तो ये आपका गलत कह रहा है। तो आप जान लीजिए कि भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भाग 15 में फ्रेंड्स निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। बी में भाग 17, तो ये आपका सही है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भाग 18 की, तो इसमें आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। अगर बात कर ले भाग 20 की, तो इसमें संविधान का संशोधन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में
निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय जो है फ्रेंड्स वो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है। और जो बाकी का है आपका आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो इन तीनों को उसमें उल्लेखित किया गया है, लेकिन धार्मिक न्याय को उल्लेखित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 97 संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द का जोड़ा गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। और यह किस सूची के अंतर्गत है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ए में कह रहे कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जो राजधानी थी तो वह किस महाजनपद की थी? तो कौशाम्बी का हो जाएगा आपका वत्स। जो कौशाम्बी थी वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बी में कह रहे हैं कि श्रावस्ती, तो ये कौशल की राजधानी थी। किसकी? तो कौशल की। अगर बात करें इंद्रप्रस्थ की, तो ये वत्स की राजधानी थी। किसकी? सॉरी, वत्स की नहीं, कुरु की राजधानी थी। जो इंद्रप्रस्थ था वो कुरु की राजधानी थी। और जो डी में है अहिच्छत्र, तो ये फ्रेंड्स पंचाल की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो इंद्रप्रस्थ है वो कुरु महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है क्या? तो ऑप्शन ए घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो गढ़वाल वंश जो है फ्रेंड्स, तो उसकी राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी में है। कहाँ पे? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वातापी कोड की उपाधि किसने धारण किया था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि खतौलिक का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1518 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान से। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेल कीजिए। तो ये फ्रेंड्स पहले से ही आपके सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आप इसे सुमेल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली।
और एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द प्रिंस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तायबजी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एमजी रानाडे। और एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की संस्थापक नहीं, स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल से संबंधित है। जबकि नेहरू ट्रॉफी पूछे तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। अगर नेहरू कप पूछे तो उसका बास्केटबॉल, अगर नेहरू ट्रॉफी पूछे तो उसका हॉकी से। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1997 को सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स इनके साथ साथ गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 27 सितंबर को, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। सो थैंक यू।